जब भी हम किसी ज़िले के विकास की बात करते हैं तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ का जो स्वास्थ्य है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी बेहतर हो, क्योंकि एक स्वस्थ नागरिक ही विकास में अपनी जो भागीदारी है वो दे सकता है। और इसी क्रम में अब मंच पर जो हमारे अगले मेहमान हैं मैं उनको बुलाना चाहूँगी। संत कबीर नगर के CMO डॉक्टर रामानुज कनौजिया जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। ज़ोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। सर, कबीर नगरी में हम ट्रिलियन ट्रैकर कर रहे हैं। खुद स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करें तो कबीर दास जी ने कहा था कि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य कहाँ तक औषधि करे कहाँ तक उपाय। मतलब चिंता स्वास्थ्य और जीवन दोनों को खा जाती है और इसकी दवा किसी भी वैद्य के पास नहीं है। अब मेरा सवाल ये है कि संत कबीर नगर की जो जनता है, स्वास्थ्य सेवाओं की चिंता उसे तो नहीं खाई जा रही है, दुरुस्त है या नहीं? कबीरदास जी ने जो है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पे ज़्यादा जोर दिया है। और जो आजकल की आवश्यकता हो गई है कि हर आदमी मानसिक रूप से किसी न किसी रूप से परेशान रहता है, तो इसलिए अब और भी कई श्लोकों में उन्होंने जो है मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत जोर दिया है। तो यहाँ पे इसको लेके हमारे यहाँ शारीरिक स्वास्थ्य के तो प्रोग्राम बहुत पहले से चलते थे, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं NCD के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत इंटर कॉलेज में जो बच्चे हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, उनकी अलग अलग काउंसलिंग करते हैं। और उस कॉलेज में एक जो है लड़की को मन परी और जो है उसको जो है लड़के को जो है मन दोस्त करके बना दिया जाता है। तो जो आपस में कुछ उनकी प्रॉब्लम रहती हैं जो टीनेजर्स की, तो लड़कियां अपना जो है लड़की से शेयर करती हैं और लड़के जो होते हैं लड़के से शेयर करते हैं। तो उस तरीके से जो पहले इस तरीके कॉम्प्लिकेशंस हो जाते थे, बहुत सारे बच्चे कुछ अपनी बात नहीं कर पाते थे, तो आपस में मिल के बात कर लेते हैं। इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है। सर, अगर संत कबीर नगर की बात करें तो हम सुनते आए हैं कि यहाँ पर टीकाकरण जो है उसमें एक बड़ी कमी थी, लेकिन अब जो बच्चों का टीकाकरण है उसको लेकर स्थिति में क्या बदलाव आया है? टीकाकरण को लेकर मैडम बहुत परिवर्तन आया है। पहले हम जो है केवल 6 बीमारियों के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करते थे, अब हम 13 बीमारियों की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन करते हैं। और वो वैक्सीन्स जो पहले बहुत जो रिच पेरेंट्स होते थे या प्राइवेट में जाके लगवा पाते थे, वो सारी वैक्सीन्स हम लोग फ्री में लगा रहे हैं और उनको घर पे जाके लगवा रहे हैं। तो पहले हमारे पास क्या था कि पोलियो, BCG, DPT और मीजल्स, इन्हीं की वैक्सीन लगती थी, बस इसके अलावा और कोई सुविधा नहीं थी। अब हम 13 बीमारियों के अगेंस्ट वैक्सीन्स दे रहे हैं, जिसमें जो बच्चा पैदा होता है 0 डोज पे तो उनको पोलियो, BCG और हेपेटाइटिस भी लगाते हैं। उसके बाद में पेंटावैक और हमारी जो वैक्सीन्स हैं, इस तरीके से काफ़ी महंगी वैक्सीन्स हैं, जिसमें से PCV है एक वैक्सीन, पेंटावैक है, ये सारी वैक्सीन्स लगती हैं और फ्री ऑफ कास्ट लगती हैं और उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सब सेंटर पे ही उपलब्ध रहती हैं। डॉक्टर साहब, एक यूपी में ऐसा भी दौर देखा गया था और ख़ास तौर से पूर्वांचल की हम बात करें तो गोरखपुर और संत कबीर ने जैसे जो ज़िले हैं वहाँ पर जापानी बुखार एक महामारी के तौर पर था। जी, मैंने यहाँ से PG किया हुआ है BRD मेडिकल कॉलेज से जी। 96, 97, 98 में। तो मैंने वो दौर देखा है और उस दौर में मैंने इलाज भी किया है बच्चों का। तो ये जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है बहुत विकराल रूप में थी, मतलब और बड़ा दुखद वो रहता था। और उसको यहाँ क्षेत्रीय भाषा में लोग नौकी बीमारी के नाम से जानते थे और उसमें तो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। अब 2021 में आखिरी डेथ हुई थी उससे और 2022 से लगाएगा तक कोई इंसेफेलाइटिस से डेथ नहीं हुई है। और ये इसका जो अभी जैसे सीडो साहब ने बताया कि इसका बढ़िया रिजल्ट इसलिए आया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए तो इसका संचारी रोग नियंत्रण अभियान उन्होंने खुद डिज़ाइन किया और खुद बनाया। इसमें 13 विभाग मिल के एक साथ जो है कोऑर्डिनेशन में कार्य करते हैं और इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा। इसकी जो है अनुसरण और प्रदेश भी करते हैं जहाँ पे इंसेफेलाइटिस रहती है, जैसे कर्नाटक है, इंसेफेलाइटिक प्रभावित एरिया है, वो लोग भी करने की कोशिश किए, वहाँ भी रिजल्ट बढ़िया आया है। तो इसमें ये है कि हमारे यहाँ 2022 से कोई डेथ नहीं हुई है और जो पहले था कि मच्छर और पिग से ही फैलता है, उसका विश्लेषण से पता चला कि नहीं, और जो स्वच्छता नहीं रहती, अनहाइजीनिक कंडीशन से भी फैलता है।
तो सारे विभाग के जब मिल के कार्य किए तो इसमें जैसे हाइजीन है इसको इम्प्रूव कराया, जो मच्छर हैं वेक्टर जनित बीमारियां हैं उनको इम्प्रूव कराया गया, पानी के बारे में सलाह दी गई कि आपको जो है हल्के नल से पानी नहीं पीना है, इंडिया मार्का 2 का पानी पीना है, अगर मजबूरी है तो उबाल के पीजिए। इन सब चीज़ों से जब कंट्रोल किया गया तब सारी ये बीमारियां कंट्रोल हुई। इंसेफ्लाइटिस के साथ साथ और भी जो वेक्टर बॉर्न जनित बीमारियां थीं वो भी कंट्रोल हुई हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो एक समय था जब मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, हालांकि उसमें एक बड़ा बदलाव भी आया। अब अगर संत कबीर नगर की बात करें सर, तो अभी क्या स्थिति है इसको लेकर? अभी मैडम बहुत बढ़िया हो गया, 141 है हमारे यहाँ मैटरनल मर्टिलिटी रेट। 2017 में ये 237 थी और इन्फेंट मर्टिलिटी रेट तो पहले 40 था और इस समय जो है 36 के लगभग है। तो इसमें सुधार आया है, काफ़ी सुधार आया है। और इसका सबसे जो हमारे विभाग की सबसे बेस वर्कर हैं हमारी आशा बहन जी लोग, उनका ज़्यादा सहयोग रहा है, उससे ज़्यादा इसमें सुधार आया है। जी सर, महिलाओं से ही जुड़ा हुआ है मेरा अगला सवाल। एक समय था जब ग्रामीण इलाकों में घर पर ही जो डिलीवरी है महिलाओं की वो हो जाया करती थी, उस समय मौतों के जो आंकड़े थे वो भी ज़्यादा थे, लेकिन अब अधिकतर इलाकों में अस्पताल में डिलीवरी के लिए लोग जा रहे हैं। अब अगर संत कबीर नगर की बात कर लें, चूंकि ग्रामीण इलाका है इसीलिए यहाँ पर जो संस्थागत प्रसव है उसकी क्या स्थिति है, क्योंकि संस्थागत प्रसव से माँ और बच्चे दोनों के लिए वो सुरक्षित भी है और जान का खतरा जो है वो नाक के बराबर होता है। जी मैडम, ये पहले जो है 2017 में हमारे डिस्ट्रिक्ट में 6250 होम डिलीवरी हुई थी, बाकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई थी। अब इस समय हमारे यहाँ पिछले साल में 537 होम डिलीवरी रह गई हैं केवल। तो ये उपलब्धि है हमारी, जो जागरूकता रहा और जो सब सेंटर पे हमारे जैसे हैं और हर 1000 पॉपुलेशन के लगभग हमारी आशा बहन जी बैठी हुई हैं, इनकी सबके मेहनत से ये हुआ कि अब धीरे धीरे ये होम डिलीवरी का ट्रेंड एकदम ख़त्म हो गया है। लोग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ही कराते हैं, सरकारी में जो नहीं कराना चाहते वो प्राइवेट में करा लेते हैं, लेकिन कराते हुए इंस्टीट्यूशनल ही डिलीवरी हैं। सर, एक समय था जब हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे उन्हें शुगर या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हुआ करती थी और ग्रामीण इलाके में तो अगर बात करी जाए ये बेहद कम थी, लेकिन अब लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और ख़ासतौर पे 30 साल के ऊपर के लोगों में भी ये देखा जा रहा है। संत कबीर नगर में क्या स्थिति है? जब आप आए थे तब क्या थी और अभी की बात की जाए तो आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है इसकी प्रॉपर चेकिंग को लेकर? इसकी प्रॉपर चेकिंग को लेके पहले भी बीमारियां रहती थी मैडम, लेकिन पहले स्क्रीनिंग नहीं होती थी। अब इसलिए पता चल रही है कि अब हमारे CHO जो है और NM लोग मिलके उनकी स्क्रीनिंग करती हैं, उनका CBAC फॉर्म भरती हैं। तो जब स्क्रीनिंग होती है तो उनको पता चल जाता है अर्ली स्टेज में कि उनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है या कोई अन्य बीमारी है। तो इसी वजह से लगता है कि अब बीमारी बढ़ गई है, ऐसा नहीं है। बीमारी पहले भी होती थी लेकिन स्क्रीनिंग ना होने की वजह से पता नहीं चल पाती थी। अब स्क्रीनिंग की वजह से जो है पता चल जा रही हैं। और इस समय का ये है कि 4 लाख के लगभग हम इस साल जो है एबव 30 युवा लोगों का हम स्क्रीनिंग कर चुके हैं। और उसमें से जो ज़रूरत होती है तो कुछ ऐसे हल्के फुल्की रहती हैं बीमारियां जो टेली कंसल्टेंसी से ही सही हो जाती हैं, और जो थोड़ा सा उनका हाइपरटेंसिव है या शुगर उसका थोड़ा ज़्यादा है तो उसको मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत होती है तो मेडिकल ऑफिसर के पास रेफ़र कर देती हैं हमारी CHO। सर, अगर आयुष्मान योजना की बात करें तो गरीबों, वंचितों और बुजुर्गों के लिए संजीवनी की तरह है ये योजना। जी मैडम। संत कबीर नगर की क्या स्थिति है? इस योजना के तहत कितने लोगों को लाभ मिल चुका है? इसको लेकर क्या काम किया जा रहा है? ये इस योजना के तहत मैडम हमारे यहाँ 61,462 लोग जो है इसका फ़ायदा उठा चुके हैं और 4,70,000 के लगभग जो है कार्ड बने हुए हैं हमारे यहाँ। उसमें से 61,462 लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है और इसके ट्रीटमेंट के सापेक्ष में 107 करोड़ रुपए सरकार ने पेमेंट किया है जो प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज किए हैं। इसके लिए 54 हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ प्राइवेट में इम्पैनल हैं और 26 हॉस्पिटल गवर्नमेंट के इम्पैनल हैं। तो ये गरीब आदमियों को बड़ी आसानी से और सुगमता से उनको सुविधा मिल जा रही है। सर, एक बात हम सभी जानते हैं कि अगर मेडिकल फील्ड की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर ईमानदारी से काम नहीं होगा तो बात नहीं बन पाएगी। सरकारी व्यवस्था में एक शिकायत ये भी होती है कि अस्पताल तो गए थे लेकिन खस्ता हाल
अस्पताल हैं, और यही हाल प्राथमिक उपचार केंद्रों का या फिर सामुदायिक उपचार केंद्रों की बात करें तो यही स्थिति है। अब वो खुद बीमारू थे और इलाज बीमारों का कर रहे थे, अब ग्राउंड लेवल पर क्या कोई बदलाव हुआ है? बदलाव हुआ है मैडम, ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा वो समय समय पे उसके ज़रूरत के हिसाब से उसका रिपेयर होता है और उसका समय समय पे बजट मिलता रहता है। तो अब पुरानी वो हालत नहीं है कि जो पहले होती थी कि बिल्डिंग जो है कमज़ोर हो गई, जर्जर हो गई, वो नहीं है। होती तो बिल्डिंग है, समय के साथ डिके होगी, लेकिन अब रिपेयर होती रहती हैं। इस मामले में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अभी हमारे यहाँ बहुत दिनों से पेंडिंग था, क्रिटिकल केयर ब्लॉक नहीं बन पा रहा था। अभी जो हमारे जिला अधिकारी महोदय नए वाले आए हैं, उन्होंने ज़मीन उपलब्ध कराई, 50 बेडेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक जो है बनने के लिए तैयार है, टेंडर वगैरह सब हो चुका है, बहुत जल्दी इसमें काम लग जाएगा, 1-1.5 साल में फंक्शनल भी हो जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके पुरानी जैसी बात नहीं है, अब समय समय पर रिपेयर होता रहता है। सर एक बार फिर से मैं योजनाओं पे बात करूंगी, क्योंकि जो तमाम योजनाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग बेहद ज़रूरी है। यूपी सरकार की आयुष्मान आरोग्य मंदिर व्यवस्था है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए मुफ्त है तमाम स्क्रीनिंग और सुविधाएं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में समस्या जो है वो कनेक्टिविटी को लेकर आती है। इस पर क्या आपके ज़िले में क्या काम हो रहा है? नहीं मैडम, इसमें कनेक्टिविटी की अब समस्या इसलिए नहीं है कि हमारे पास 23 108 एम्बुलेंस हैं, 21 102 एम्बुलेंस हैं जो केवल मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को समर्पित रहती हैं, और 6 ALS हैं जो राउंड द क्लॉक हमारी काम करती हैं। और उससे भी बढ़िया कनेक्टिविटी का ये सिस्टम हो गया कि हर 5000 के लगभग पॉपुलेशन पे एक हमारा CHO रहता है, तो वो छोटी मोटी समस्याएं वहीं पे कवर हो जाती हैं। अगर आवश्यकता पड़ता है तो उसको एम्बुलेंस से हम उसको उचित स्थान पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो अब कनेक्टिविटी की वो प्रॉब्लम नहीं है जो पहले कभी रही होगी, लेकिन इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात रही, तो ज़िले में अब रोड और इस तरीके की व्यवस्थाएँ ऐसी हैं कि हर छोटे गाँव तक भी हमारी एम्बुलेंस पहुँच जाती है आसानी से। सर आप इस ज़िले के CMO हैं, तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जो जवाबदेही है वो आपकी बनती है। जी मैडम। एक बड़ी समस्या है कि जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर दवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, लोग दवा लेने जाते हैं तो कहा जाता है कि बाहर से ले लो। इस पर लगाम कैसे लगेगी? और इस ज़िले की अगर बात करें संत कबीर नगर की, तो क्या अभी स्थिति है? नहीं मैडम, इसमें तो कुछ लोगों को मिथ भी रहता है कि हमें बाहर की दवाई ज़्यादा फ़ायदा करेगी तो अंदर की कम फ़ायदा करेगी, ये रहता है। लेकिन हमारे पास EDL के हिसाब से जो है 393 दवाइयाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और उसी हिसाब से CHC पे और PHC पे और हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं सब पे EDL के हिसाब से हमारे पास दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं। और इस ज़िले में इन सबको सप्लाई करने के लिए ड्रग वेयर हाउस बना हुआ है, वो ड्रग वेयर हाउस जो है उसको सप्लाई करता है। और ये दवाइयाँ ऐसा नहीं कि आप जो है लेटर बना के डिमांड बना के मंगा लिया, DVDMS पोर्टल है हमारा, उसमें ऑनलाइन डिमांड करेंगे तभी मिलेंगी। और ऑनलाइन डिमांड इसलिए रखा गया है कि अगर आप ऑनलाइन डिमांड नहीं किया आपने 1 महीने तक, तो हमें पता चल जाता है कि आपने क्या किया है। जो कोई भी जिला अस्पताल हो या CSC हो या PSC या आम हो, अगर वो ऑनलाइन डिमांड नहीं कर रहे हैं तो फिर आप वाली बात जो बता रही हैं बाहर लिखने की समस्या आ सकती। लेकिन इसकी टाइट मॉनिटरिंग की जाती है कि दवाइयाँ वहाँ पे उपलब्ध रहें, और उनके उस हिसाब से जो हमारे CHO हैं उसका ये वो भी इंसेंटिव भी दिया जाता है इसका। और इसके अलावा बहुत सारी कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो मान लें हमारे इस पे नहीं हैं, क्या ड्रग वेयर हाउस में उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं हमारे यहाँ ज़िले में, और जन औषधि केंद्र से ले सकते हैं, जहाँ पे लगभग 1/10 कीमत में मार्केट से वो दवाइयाँ उपलब्ध हो जाती हैं। सर एक और बड़ी समस्या है झोला छाप डॉक्टरों की, और ये झोला छाप जो डॉक्टर हैं समाज के लिए भी खतरनाक है और लोगों के लिए तो है ही, जान का बड़ा खतरा है। इन पर किस तरीके से रोकथाम की जा रही है, और यहाँ अगर ज़िले की बात करें तो स्थिति क्या है अभी? झोला छाप डॉक्टर जो पहले एक तरीके के थे जो ऑर्गेनाइज्ड थे, तो ऑर्गेनाइज्ड वाले झोला छाप अब हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। पिछले 3 साल से मैं यहाँ पोस्टेड हूँ। अब झोला छाप अगर हैं भी, कोई सूचना मिलती है छोटे मोटे झोला डॉक्टरों की, तो उन पर तगड़ा एक्शन लिया जाता है और उनको जो है विधिक कार्रवाई की जाती है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वाले जो झोला डॉक्टर थे जो अपना हॉस्पिटल और इस तरीके से करते थे, कैंसर तक का इलाज कर देते थे, वो कोई नहीं है अब इस ज़िले में। संत कबीर नगर जैसे Tier 3 के ज़िले में अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जो शिकायतें हैं वो बहुत मिलती हैं, और इनका पूरा एक ऑर्गेनाइज मैकेनिज्म भी है।
रेलवे स्टेशन, बस अड्डे या फिर गांव तक इनकी पहुंच है और वहां पर इनके जो दलाल हैं वो भी मौजूद रहते हैं। इस पर कैसे रोकथाम की जा रही है? नहीं मैडम, इस तरीके की हमारे ज़िले में कोई ऐसी समस्या है नहीं। एक अवैध अल्ट्रासाउंड हमारे यहाँ संत कबीर नगर गोरखपुर बॉर्डर पे पकड़ा गया था बसवारी गांव में, उसकी FIR दर्ज कराई गई और उसके खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई कर दी गई है और उसका मुकदमा पंजीकृत हो गया। बाकी हमारे यहाँ 49 अल्ट्रासाउंड्स जो है पंजीकृत थे, उसमें से 2 का समय पूरा हो गया, उनका रिन्यूअल नहीं कराया उन लोगों ने। 47 इसमें फंक्शनल हैं और वो रजिस्टर्ड हैं हमारे यहाँ। सर, अभी आप संचारी रोगों का जिक्र कर रहे थे। मॉनसून आ गया है और संचारी रोग जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये तमाम जो हैं, इनकी रोकथाम के लिए क्या एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है? तैयारी इसके क्या है? लिए संचारी रोग में 2 तरीके के हमारे यहाँ 3 प्रोग्राम चलते हैं मैडम। एक प्री मानसून चलता है जो अप्रैल में चलता है, उसमें जो है जो हमारे नागरिक हैं उनको हमारी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री उनके घर जा जा के उनको जागरूक करती हैं, उनको बताती हैं कि कैसे आपको जो है इससे मच्छरों से बचना है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है। इसके साथ साथ अगर कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट मिला उनको, जैसे TB से रिलेटेड है या कोई टाइफस, स्क्रब टाइफस या चिकनगुनिया जो आप बता रही हैं, इससे संबंधित अगर कोई पेशेंट मिला तो उसको ई-कवच पे फीड करके तुरंत जो है उचित जो है हॉस्पिटल को रेफ़र करती हैं। और ये प्रोग्राम अप्रैल में चल के फिर जुलाई में जो इंट्रा मानसून हमारा प्रोग्राम चलता है संचारी का, उसमें ये ज़्यादा इस पर जोर देते हैं और इसके बाद में फिर पोस्ट मानसून चलता है। तो 3 प्रोग्राम जब हमारे चलते हैं, इसीलिए ये इतना इफ़ेक्टिव कंट्रोल हो पाया है। जो अब अक्टूबर में चलता है वो समझ लीजिए मॉप अप प्रोग्राम है, जो कुछ भी रही बीमारी उसका पूरा एकदम पोंछा मार देता है उस पर वो। सर, अभी आप कह रहे थे कि सरकारी अस्पतालों में अगर दवाइयाँ नहीं हैं तो जन औषधि केंद्र हैं हमारे, जहाँ पर दवाइयाँ ली जा सकती हैं। जी मैडम। और ये गरीब और वंचितों के लिए एक बड़ी मदद भी है। हाँ। अब इन तमाम जन औषधि केंद्रों पर जो दवाइयों की उपलब्धता है वो बनी रहे, इसको लेकर क्या कर रहे हैं आप लोग? उस बनी रहती है मैडम, वो तो टेंडर हुए हैं और उनको बेनिफिट होता है और वो प्राइवेट वेंडर्स हैं जो अपना स्टोर खोलें, जगह हमने दिया है उनको, फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की। हमारे पास 10 जन औषधि केंद्र हैं, एक जिला अस्पताल में, बाकी 9 हमारे जो है ब्लॉक लेवल के हॉस्पिटल्स पे हैं। तो उसमें बनी रहती हैं दवाइयाँ, बनी रहती हैं और उस ऐसी कोई असुविधा नहीं आने पाती उसमें। सर, देश में मेडिकल स्टाफ की कमी जो है वो भी काफ़ी महसूस हुई, खास तौर से जब कोरोना वाला वक्त आया था। डॉक्टर भी इंसान है, हम सभी जानते हैं, 24 घंटे तो लगातार काम नहीं कर सकते। अब अगर स्टाफ की बात करें तो स्टाफ की कमी को पूरा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए स्किल्ड और ट्रेन्ड मेडिकल स्टाफ होना चाहिए। क्या उसको लेकर इस जिले में भी कुछ काम किया जा रहा है? इस जिले में इसके लिए एक जिला काम नहीं कर सकता है, लेकिन पूरा प्रदेश मिलके इसके लिए काम कर रहा है। शुरू में जब 2017 से पहले हमारे पास कुछ गिनती के मेडिकल कॉलेज थे, तो इसीलिए बहुत ही कम हमारे पास ट्रेंड और स्किल्ड जो है स्टाफ उपलब्ध हो पाता था। अब आज हमारे पास 17 जिलों को छोड़ के लगभग हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज है। उस मेडिकल कॉलेज में MBBS के अलावा जो है हमारा स्किल्ड पैरामेडिकल स्टाफ जो है, लैब टेक्नीशियन हो गए, स्टाफ नर्स हो गई और फार्मासिस्ट हो गए, एक्सरे टेक्नीशियन, सारे डेवलप हो रहे हैं। तो अब धीरे धीरे वो समस्या ख़त्म हो रही है। और मेडिकल में एक समस्या ये रहती है कि कोई भी स्टाफ सडन नहीं तैयार हो सकता है। जैसे मान लें आप डाटा एंट्री ऑपरेटर दें तो वो 3 महीने कोर्स करके आ जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ छोटा सा भी अगर कोर्स करेगा तो उसको 2 साल कम से कम लग जाते हैं। और ठीक ठाक कोर्स जैसे स्टाफ नर्स का है 3 साल लग जाते हैं। अगर बैचलर कोर्स करते हैं 4.5 साल लग जाते हैं। मेडिकल करते हैं MBBS सिंपल करने में 5.5 साल लग जाते हैं। तो धीरे धीरे ये समस्या 2017 से आज तक बहुत सॉल्व हो गई है। पहले हम लोग जो वांट्स निकालते थे स्टाफ नर्स की, अगर मान लें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाली कि 3000 वांट्स निकाली, तो मुश्किल से 3500-3600 एप्लीकेशन पहुंचते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पास हर लेवल पे टेक्निकल स्टाफ की बढ़ गई है, काफ़ी उनकी संख्या बढ़ चुकी है। और समय समय पे हम लोग अपने जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो वर्किंग डॉक्टर हमारे साथ PMS के थ्रू काम कर रहे हैं, उनको हम विशेष करके 6 महीने के लिए, चाहे गायनी हो, चाहे एनेस्थीसिया हो या और इमरजेंसी, उसके लिए 6 महीने के प्रशिक्षण पे हम भेजते हैं। अल्ट्रासाउंड के भी प्रशिक्षण पे भेज रहे हैं। तो अब ये स्किल्ड और मैन पावर और ट्रेंड स्टाफ की समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और हमें लगता है 2-3 साल में हमारे पास सरप्लस हो जाएगी, हम दूसरे प्रदेश को देने लगेंगे।
सर अगर संत कबीर नगर की बात करें तो कितने ग्रामीण इलाकों को जो एम्बुलेंस सेवा है वो कवर कर रही है, और उससे भी बड़ी बात है कि रिस्पांस टाइम क्या है एम्बुलेंस का? रिस्पांस टाइम तो मैडम 7 से कम ही रहता है, लेकिन कोई ऐसा ही गांव होगा, हमें नहीं लगता कोई गांव ऐसा छूटा हो जो ना कवर होता हो। सारी ग्रामीण पॉपुलेशन कवर है हमारी एम्बुलेंस से। सर सरकार ने बच्चियों में कैंसर की रोकथाम के लिए एचपीवी टीका मुफ्त लगाने का इंतजाम किया है। अब संत कबीर नगर की बात करें तो यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ स्थिति मैडम बढ़िया है। हमारे टारगेट के हिसाब से 20,000 जो बालिकाएं 14 साल की हैं उनको वैक्सीन लगनी है। उसको लगाने के लिए जो हमारे पास फर्स्ट सप्लाई आई है, फर्स्ट सप्लाई में हमारे पास 5,000 डोज आ गई हैं। उसमें से लगभग 2,500 डोज हमने लगा दिया है। शुरू में थोड़ा सा मिथ फैल गया था कि लोग लगवाते नहीं थे, फिर उसके जागरूकता अभियान चलाया गया और काफ़ी प्रोग्राम किए गए। बीच में मैडम आई थी यहाँ सिद्धार्थनगर, माननीय राज्यपाल महोदय आई थी, तो उनकी वजह से थोड़ा सा जागरूकता फैली, तो अब लोग लगवा रहे हैं। तो अभी हमें 5,000 लग जाएंगी, तो हमें 5,000 डोज और मिल जाएंगी, और इसी साल में हम 20,000 लड़कियों को वैक्सीन लगा देंगे। बहुत अच्छी वैक्सीन है और बहुत ही महंगी वैक्सीन है मैडम ये, और पहले ये उपलब्ध नहीं होती थी, केवल प्राइवेट में उपलब्ध होती थी। अब हमारे पास है और प्रचुर मात्रा में है। सर देखिए, अगर अस्पतालों की बात करें तो अभी भी लोगों की जो मेंटालिटी है वो यही है कि जो सुविधाएं हैं, जो अच्छा इलाज है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेहतर मिलेगा। आप अफोर्ड नहीं भी कर पाते फिर भी आप वहाँ जाते हैं। ये जो मेंटालिटी है, ये जो सोच है लोगों की, क्या इसमें जो बदलाव है वो आना चाहिए? और अगर हम इस ज़िले की बात करें तो यहाँ की स्थिति क्या है? नहीं मैडम, ये हमारे ज़िले में इस तरीके का नहीं है। हमारे यहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर की जो उपलब्धता सरकारी हॉस्पिटल में ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए हमारे पास आते हैं मरीज़, और इस चॉइस से नहीं जाते हैं। लेकिन कोई जो थोड़ा सा जैसे आयुष्मान कार्ड से कवर्ड हैं, या उनको कोई इंश्योरेंस कंपनी से कवर मिला हुआ है, या किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनसे कवर मिला, वो लोग प्राइवेट में ज़्यादा जाते हैं। लेकिन कोई मजबूर आदमी प्राइवेट में इसलिए नहीं जाता है कि हमारे पास सरकारी में फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। हमारे यहाँ जो है जितने प्राइवेट में लेडीज डॉक्टर नहीं होंगी, गायनी ऑप्स की सर्जन, उससे ज़्यादा हमारे पास हैं। सर संत कबीर नगर की बात करें जो रिमोट एरियाज़ हैं, बिल्कुल रिमोट एरियाज़, उन वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है? वहाँ पर किस तरीके से जो सुविधाएं हैं लोगों तक पहुँच रही हैं? वहाँ पे मैडम हमारे पास 2 मेडिकल मोबाइल यूनिट हैं। तो जहाँ पे बहुत रिमोट एरिया है वहाँ पे मेडिकल मोबाइल यूनिट का पूरे साल भर का हम लोग बनाते हैं, एक्शन प्लान बनाते हैं, माइक्रो प्लान बनाते हैं। उसमें हमारे एक फार्मासिस्ट, एक मेडिकल ऑफिसर और एक्सरे मशीन, पोर्टेबल एक्सरे मशीन, और कुछ पैथोलॉजी की जांच, 14 टाइप की जांचें जो होती हैं वो उसमें जाते हैं। वो हमारी मेडिकल मोबाइल यूनिट रिमोटेस्ट स्थान तक पहुँच जाती हैं। और उसके अलावा हमारी CHO और आशा जो हैं उनको गाइड करती हैं, तो वो अपना CSC PSC तक भी ले आती हैं। सर हम लोग अभी आयुष्मान योजना का जिक्र कर रहे थे, आपने बताया कि कितने लोगों को जो इसका लाभ है वो मिल चुका है, लेकिन आयुष्मान योजना के तहत जो सबसे ज़्यादा किन बीमारियों को लेकर जो इलाज है वो हुआ है? आयुष्मान में मैडम यहाँ पे सर्जरी ज़्यादा कराते हैं लोग, जैसे सर्जरी वाले ज़्यादा, सर्जिकल केसेस ज़्यादा होते हैं, और आर्थोपेडिक सर्जरी के केस होते हैं, इसमें 2 में ज़्यादा होते हैं। तो विभिन्न प्रकार की सर्जरी हैं, जैसे गाल ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर की पथरी है, या कुछ और भी सर्जन हैं उसमें हैं पैनल, तो सर्जिकल केस ज़्यादा होते हैं इसमें। सर हम आयुष्मान योजना की बात करें या फिर सरकार की तरफ से कई ऐसी योजनाएं हैं जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं, जो खास तौर से आर्थिक तौर पर जो कमज़ोर लोग हैं उनको दी जा रही हैं, इसकी जानकारी लोगों तक पहुँचे और वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें, इसको लेकर भी क्या आप लोग की तरफ से कुछ किया जा रहा है? हाँ मैडम, इसके लिए किया जा रहा है। हम लोग इसका प्रचार प्रसार कराते हैं, और इसके लिए जो है हमारे यहाँ AAA सम्मेलन होता है, उसमें आशा, आंगनवाड़ी और एनम ग्राम पंचायत लेवल पे उसका सम्मेलन करती हैं, और उनको बताती हैं कि ये फ़ायदे हैं, और उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, लोग जुड़ते भी हैं। इसका फ़ायदा भी मिला है AAA सम्मेलन का। सर एक और बात जो अभी हम कर रहे थे कि सफाई, स्वच्छता का और स्वास्थ्य का बड़ा गहरा नाता होता है, लेकिन ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में या छोटी जगहों पर लोग उसे लेकर इतने जागरूक नहीं होते हैं। क्या इसको लेकर भी
कोई किसी तरीके का कोई कार्यक्रम, कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है यहाँ पर? ये संचारी वही वाला प्रोग्राम है मैडम, इसी को लेके संचारी प्रोग्राम चलाया जाता है। मेन तो इसमें स्वच्छता भी है, और स्वच्छता का और इकोनॉमी का तो सीधा रिलेशन है कि अगर कोई आदमी बीमार पड़ता है या किसी घर का किसी फैमिली का मुखिया ही बीमार पड़ गया तो दो तरीके से नुकसान होता है। एक तो उसका इलाज में पैसा जा रहा है, और दूसरा जो काम करता था वो भी बंद हो जा रहा है, तो डबल नुकसान होता है। तो मेडिकल का और इसका तो डायरेक्ट रिलेशन है। जब आयुष्मान कार्ड नहीं था, बहुत सारे लोगों के तो घर गिरवी हो जाते थे, जेवर गिरवी हो जाते थे। 2018 से जब से ये योजना आई है तब से ये नौबत तो नहीं आती, कम से कम ये फ़ायदा उठा लेते हैं। सर, दूरदर्शन आपको मंच भी देता है जागरूकता का। अभी आपने एचपीवी वैक्सीन की बात कही, कैंसर के रोकथाम के लिए आपने ये भी बताया कैसे ये बहुत महंगी होती है। पहले सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये उपलब्ध होती थी। मैं चाहूंगी कि सर आप इस मंच से ये अपील भी करें ताकि लोग जो है उसको लेकर जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाएं, क्योंकि इसको लेकर अभी भी तमाम भ्रांतियां हैं। हाँ, भ्रांतियां यहाँ पैदा हो जाती हैं लोगों में। जब फ्री मिलती कोई चीज़ तो भ्रांति पैदा करते हैं लोग। तो मैं इस मंच से यही अपील करना चाहूँगा कि जितनी 14 साल से प्लस और 15 साल से कम की उम्र की बच्चियाँ हैं उनको एक एचपीवी वैक्सीन लग रही है, जो आपके बीएचएनडी सेशन पे गांव में ही लग जाएगी। आशा बहन जी से संपर्क कर लें, आशा बहन जी लगवा देंगे। मार्केट में उसकी कीमत 3600 रुपये है, लेकिन ये सरकार की तरफ से फ्री उपलब्ध है। इसको आप लगवाइए। ये वैक्सीन हमारे पास प्रचुर मात्रा में है और ये वैक्सीन ख़त्म नहीं होने वाली। अगर ये लग जाएगी, हमारा अब बच्चियाँ रह जाएंगी तो फिर से वैक्सीन मिल जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ट्रिलियन ट्रैकर में संत कबीर नगर की विकास यात्रा से बस इतना ही। ट्रिलियन ट्रैकर के अगले एपिसोड में किसी नए जिले में आपसे फिर से मुलाकात होगी।